So next we will start the classification of plasmid on the basis of specific function, यानी कि प्लाज्मिड्स का वर्गीकरण उनके विशिष्ट कार्यों के आधार पर। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा, जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड द्वारा संपन्न विशिष्ट कार्यों के आधार पर इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला कॉल कारक या कोलिसिनोजेनिक फैक्टर, दूसरा प्रतिरोधी कारक जिसे रेजिस्टेंस फैक्टर या आर फैक्टर कहते हैं, तीसरा लिंग कारक जिसे सेक्स फैक्टर या एफ फैक्टर कहा जाता है। पहला हम पढ़ेंगे वो है कोलिसिनोजेनिक फैक्टर या कॉल कारक। सो कोलिसिनोजेनिक फैक्टर was founded by या discovered by Frederick in the year 1933. Basically, it is a non-infectious plasmid whose transfer from one bacterial cell to another depends on the presence of F factor. In the absence of F factor, call factor plasmid cannot move from one F cell to another. Call plasmid help in the synthesis of several proteins that are collectively called colicins. Colicins kills those nearby bacteria that lacks call plasmids. तो कोलिसिनोजेनिक फैक्टर या कॉल कारक जो है या जो प्लाज्मिड है, इसकी खोज 1933 में फ्रेडरिक ने की थी। साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक, जिन्होंने 1933 में कोलिसिनोजेनिक फैक्टर की खोज की। यह एक असंक्रमणकारी प्लाज्मिड है जिसका एक जीवाणु से अन्य में ट्रांसफ़र एक अन्य कारक एफ फैक्टर या एफ कारक जिसे कहते हैं की उपस्थिति पर डिपेंड होता है। एफ कारक के अभाव में एफ सेल से कॉल कारक प्लाज्मिड दूसरी एफ सेल में नहीं पहुंच पाता। कॉल प्लाज्मिड कई प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं जिन्हें कलेक्टिवली कोलिसेंस कहते हैं। कोलिसेंस उन नियर बाय बैक्टीरियाज को मार देता है या किल कर देता है जिनमें कॉल प्लाज्मिड का एब्सेंस या कॉल प्लाज्मिड की अभाव देखी जाती है। कोलिसिन उन निकट संबंधी बैक्टीरिया को भी मार देता है जिनमें कॉल प्लाज्मिड का अभाव होता है। कोलिसिन प्लाज्मिड रहित बैक्टीरिया की कई इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस जैसे एटीपी सिंथेसिस, डीएनए का सिंथेसिस और अपघटन तथा प्रोटीन संश्लेषण आदि पर मारक प्रभाव भी डालता है, जिससे कि बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। सेकंड जो हमारा टाइप है वो है आर रेजिस्टेंस फैक्टर और ड्रग रेजिस्टेंस फैक्टर, जिसे आर प्रतिरोधी कारक या ड्रग प्रतिरोधी भी कहते हैं। इस प्लाज्मिड की खोज आइसेकी तथा साकाई ने 1953 में की। ये होस्ट सेल को कुछ प्रतिजैविकों के प्रति प्रतिरोधी बनाते हैं। इस प्रतिरोधिता को ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोधिता का यह गुण संयुग्मन द्वारा अन्य आर रहित जीवाणुओं में ट्रांसफर हो सकता है। इस प्रकार आर कारक प्लाज्मिड संक्रमणकारी तथा संचरणशील यानी कि इन्फेक्शियस एंड ट्रांसमिसिबल होता है। सो नेक्स्ट जो हमारा थर्ड टाइप है वो है सेक्स फैक्टर या फर्टिलिटी प्लाज्मिड। लिंग कारक या एफ प्लाज्मिड भी इसे कहा जाता है। आनुवांशिक दृष्टि से एफ या सेक्स फैक्टर सबसे अधिक रुचि वाले प्लाज्मिड हैं, क्योंकि ये गुणसूत्रीय जीनों यानी कि वो जीन्स जो प्लाज्मिड पर न होकर गुणसूत्र पर स्थित होते हैं को संयुग्मन द्वारा यानी कॉन्जुगेशन द्वारा उन जीवाणुओं में स्थानांतरित कर सकते हैं जिनमें आर फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता। इनके साथ इनके प्रेजेंट सूचना एफ फैक्टर भी एफ प्लस से एफ माइनस बैक्टीरिया में पहुंच सकता है, यानी कि जब ये जाएंगे तो इसके साथ में ही समूचा फैक्टर पूरा का पूरा कंप्लीट एफ फैक्टर यानी कि एफ कारक जो है वो भी एफ प्लस यानी कि डोनर से एफ माइनस यानी कि रेसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। जिन बैक्टीरिया में एफ फैक्टर उपस्थित होता है उन्हें एफ प्लस विभेद यानी कि स्ट्रेन, जबकि एफ रहित को ग्राही यानी कि रेसिपिएंट या फिर एफ माइनस विभेद या स्ट्रेन कहते हैं। एफ फैक्टर बहुत छोटे 1 या 2 प्रतिलिपियों के रूप में पाया जाता है। एफ फैक्टर के एफ प्लस विभेद से
F- विभेद में ट्रांसफ़र को हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हम चाहते हैं ई कोलाई में F कारक का स्थानांतरण कराना, तो हम कैसे करेंगे? F प्लाज्मिड के ट्रांसफ़र के पहले इसका रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। यानी कि F प्लाज्मिड ट्रांसफ़र होने से पहले, स्थानांतरित होने से पहले क्या करेगा? रेप्लिकेशन करेगा, अपनी कॉपीज़ बनाएगा। F+ एंड F- यानी कि डोनर और रेसिपिएंट जब एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं तो F+ पर प्रेजेंट रोम यानी कि पिलाई से दोनों बैक्टीरिया निकटता से संलग्न हो जाते हैं। इसके बाद वर्तुल प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होता है, जो दाता जीवाणु से एक सूत्री रेखिक रचना के रूप में अपने 5' एंड से एक कॉन्जुगेशन ट्यूब के जरिए रेसिपिएंट यानी कि ग्राही जीवाणु में पहुंचता है। स्थानांतरण के दौरान डोनर तथा रेसिपिएंट दोनों बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। दाता में नवनिर्मित डीएनए द्वारा कम हुई डीएनए के एक सूत्र की पूर्ति होती है, जबकि ग्राही में यानी कि रेसिपिएंट में डीएनए रेप्लिकेशन द्वारा प्राप्त हुए एक सूत्री अणु को द्विसूत्री डबल स्ट्रैंडेड बनाया जाता है। स्थानांतरण के पूर्ण होने जाने पर यानी कि जब स्थानांतरण या ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगा, उस पर ग्राही में पहुंचने वाला रैखिक द्विसूत्री F फैक्टर पुनः सर्कुलर हो जाता है। अतः इस क्रिया के अंत में ग्राही तथा दाता दोनों F+ यानी कि F फैक्टर युक्त हो जाते हैं। F फैक्टर के इस प्रकार के ट्रांसफ़र को कॉन्जुगेशन यानी कि संयुग्मन कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी द कॉमनली यूज्ड ई कोलाई प्लाज्मिड वेक्टर, ठीक है। तो इन्हें हम मॉडिफाइड प्लाज्मिड भी कहते हैं, यानी कि रूपांतरित प्लाज्मिड भी इन्हें कहा जाता है। तो इनमें से कुछ प्लाज्मिड जो हम काम में लेते हैं वो हैं PBr322, PBr327, PUC, यीस्ट वेक्टर प्लाज्मिड, TI प्लाज्मिड एट्सेट्रा, ठीक है। तो इन्हें हम मॉडिफाइड प्लाज्मिड भी कह सकते हैं और कॉमनली यूज्ड ई कोलाई प्लाज्मिक वेक्टर के रूप में भी हम इन्हें प्रयोग में लेते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से या नेचुरली पाए जाने वाले जो प्लाज्मिड्स होते हैं उनमें क्लोनिंग वेक्टर के लिए आवश्यक गुणों का अभाव होता है, अतः इनका यूज़ रिकॉम्बिनेंट टेक्निक्स में हम नहीं कर सकते। नेचुरल प्लाज्मिड्स में जो भी कमियां सामान्य रूप से देखी जाती हैं उनमें से कुछ हैं साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का अभाव, चिन्हक जीन यानी कि मार्कर जीन का अभाव। तो इस कारण प्राकृतिक प्लाज्मिड्स या नेचुरल प्लाज्मिड्स में से कुछ अनरिक्वायर्ड या अनावश्यक जीनों को हटाकर उनके स्थान पर डिज़ायर्ड या वांछित जीनों का समायोजन करके या प्राकृतिक जीनों में फेरबदल करके प्राकृतिक प्लाज्मिड्स को रूपांतरित करके उनका वेक्टर के रूप में सफल प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले जो मॉडिफाइड प्लाज्मिड हम पढ़ेंगे एज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमनली यूज्ड ई कोलाई प्लाज्मिड वेक्टर, वो है PBr322। तो ये जो हमारा मॉडिफाइड प्लाज्मिड है PBr322, इसका फॉर्मेशन, इसकी सिंथेसिस की गई थी बॉलिवियर एंड रॉड्रिगेज द्वारा, ठीक है। इसके नाम में जैसे हमने बोला PBr, तो इसके नाम में P का अर्थ है प्लाज्मिड, B का अर्थ है बॉलिवर एंड R का अर्थ है रॉड्रिगेज, ठीक है। तो बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज द्वारा इसे बनाया गया है, जिनके नाम पर इसका नाम PBr रखा गया है। नाउ it is most widely used plasmid formed from PBr318 and PBr320 of E. coli, ठीक है। सर्वाधिक यूज़ किया जाने वाला ये प्लाज्मिड है जिसे E. coli के PBr318 एंड PBr320 द्वारा बनाया गया है। इट रेप्लिकेट्स रैपिडली देन बैक्टीरियल DNA, बैक्टीरियल DNA से ज़्यादा जल्दी ये रेप्लिकेशन करता है। PBr322 जीन वेक्टर के रूप में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला संश्लेषित प्लाज्मिड है, जिसका संश्लेषण ई कोलाई बैक्टीरिया से प्राप्त PBr318 एंड PBr320 प्लाज्मिड से किया गया है। इसमें
जो बेस पेयर होते हैं या क्षारक युग्म होते हैं उनकी संख्या 4363 बेस पेयर है। PBr 322 कंटेन्स 2 मार्कर साइट्स। इनके अंदर 2 मार्कर साइट्स हैं, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। TETR यानी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट, एंड दूसरी है AMPR यानी कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट। It also contains 12 different recognition sites of 12 different restriction enzyme। इसके अलावा इसके अंदर 12 different recognition sites हैं जो कि 12 different restriction enzymes को दर्शाती हैं। Restriction enzymes are used for inserting foreign DNA। Restriction enzymes को क्यों काम में लिया जाता है यहाँ पर? For inserting foreign DNA in between TETR and AMPR genes। तो restriction enzymes को यहाँ पर TETR और AMPR genes के बीच में foreign DNA को निवेश करने के लिए या insert करने के लिए काम में लिया जाता है। PBr 322 में एक प्रतिकृतिक उद्भव यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्थल है, जिसे चित्र में ORI से नामांकित किया गया है। तो ORI यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्थल या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट को ये प्रदर्शित करता है। इसे हमने डायग्राम में ORI से नामांकित किया है। इसके साथ प्रतिजैविकों यानी कि एंटीबायोटिक्स के 2 प्रतिरोधी जीन भी हैं, जिन्हें AMPR तथा TETR नाम दिया गया है। इन दोनों को चिन्हित स्थल यानी कि मार्क्ड साइट्स कहते हैं। इस प्लाज्मिड में 12 डिफरेंट प्रतिरोधी एंजाइम्स के अभिज्ञान स्थल यानी 12 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं, जिनमें से PST1 एंड PVU1 के स्थल AMPR में, जबकि BAM, H1, SAL1 आदि 4 एंजाइम्स के पहचान स्थल TETR में प्रेजेंट होते हैं। उपर्युक्त प्रतिरोधी एंजाइम्स का उपयोग करके विजातीय DNA को TETR या AMPR जीन के बीच में समाकलित करते हैं, जिससे संबंधित जीन निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव हो जाता है। इससे पुनर्योजी वाहकों का चयन आसानी से किया जा सकता है। PBr 322 में ORI स्थल COLE1 से प्राप्त होता है, जिसके कारण यह प्लाज्मिड या DNA बैक्टीरियल DNA की कंपैरिजन में तीव्र गति से रेप्लिकेशन कर पाता है, जैसे कि हमने पहले बोला। इस प्लाज्मिड का मॉलिक्यूलर वेट कम होने के कारण जीन वहन में इसका सबसे अधिक यूज़ किया जाता है। तो सेकेंड टाइप का जो हमारा वेक्टर है वो है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं? वायरस दैट डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया। ठीक है, वो वायरस जो बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं अपने इन्फेक्शन द्वारा, उन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। मोस्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस help in lysis of infected cells, so they are also known as lytic phage। ज़्यादातर बैक्टीरियोफेज वायरस इन्फेक्टेड कोशिकाओं के लाइसिस में उनको मारने में मदद करते हैं, इसीलिए इन्हें लाइटिक फेज भी कहा जाता है। मोस्ट बैक्टीरियोफेज और फेज पार्टिकल्स आइदर हेल्प इन लाइसिस ऑफ होस्ट बैक्टीरियल सेल और हेल्प इन रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल बाय इंटीग्रेटिंग विद देयर क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ज़्यादातर जो बैक्टीरियोफेज हैं या जो फेज पार्टिकल्स होते हैं, या तो ये लाइसिस में मदद करते हैं, जैसे कि हमने पहले कहा होस्ट के बैक्टीरियल सेल की, या फिर ये हेल्प करते हैं बैक्टीरियल सेल के रेप्लिकेशन में। कैसे? बाय इंटीग्रेटिंग विद देयर क्रोमोसोम, उनके क्रोमोसोम के साथ में इंटीग्रेट करके। दीज टाइप ऑफ लाइटिक फेजेस, ऐसे लाइटिक फेजेस को लाइसोजेनिक फेज कहते हैं। बट बैक्टीरियोफेज दैट इंटीग्रेट विद होस्ट बैक्टीरियल क्रोमोसोम, वो बैक्टीरियोफेज जो इंटीग्रेट करते हैं होस्ट के बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ में,
एंड रेप्लिकेट विद देम, उनके साथ में ही रेप्लिकेशन करते हैं, उन्हें प्रोफेज कहते हैं। When prophage is separated from bacterial chromosome, it is unable to replicate and act as lytic phage. जब प्रोफेज को बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अलग कर दिया जाता है तो वो रेप्लिकेशन नहीं कर पाता और लाइटिक फेज की तरह कार्य करता है। Most bacteriophages virus are mostly in the form of lambda phage. ज़्यादातर बैक्टीरियोफेज वायरस या तो लैम्डा फेज के फॉर्म में होते हैं या फिर M13 फेज के फॉर्म में पाए जाते हैं। नाउ अगर हम बात करें लैम्डा बैक्टीरियोफेज की, तो वाइल्ड टाइप ऑफ लैम्डा बैक्टीरियोफेज जो होता है वो 50 किलो बेस लंबा होता है, 50 kb लॉन्ग होता है, लेकिन इसकी लेंथ जो है उसको लाइटिक ग्रोथ के लिए काम में नहीं लिया जाता। द लेंथ इज़ नॉट यूज फॉर लाइटिक ग्रोथ या लाइटिक फंक्शंस के लिए इसकी लंबाई को, इसकी लेंथ को हम काम में नहीं लेते। हैंस ये जो पोर्शन है इसका, उसको कट कर दिया जाता है फ्रॉम फेज डीएनए एंड रिप्लेस कर दिया जाता है विद अदर फेज डीएनए फ्रेगमेंट बाय यूजिंग लाइगेज एंजाइम टू फॉर्म अ वायरल डीएनए यूज्ड फॉर इन्फेक्टिंग बैक्टीरियल सेल।